नमस्कार, स्वागत है आपका वी द पीपल हमारे खास कार्यक्रम में। मैं आपका दोस्त संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ, स्टार मैक्स टीवी न्यूज में। बदलते भारत की बदलती तस्वीर में जो पिछले 10-12 सालों से दिल्ली की तस्वीर बदली है, हमें नहीं पता दिल्ली की इस बदलती तस्वीर को आपने किस दृष्टि से, किस नजरिए से देखा है। लेकिन जिस नजरिए से हमने देखा है, यदि हम बताने पे आए तो आपको हमारे शब्दों पे यकीन नहीं होगा। आज से 12 साल पहले दिल्ली में एक ऐतिहासिक घटना हुई थी, जिसने इस देश में, दिल्ली की भूमि पर, धरातल पर देश का दूसरा गांधी पैदा कर दिया, अर्थात अन्ना हजारे। और इसी क्रांति ने, इसी आंदोलन ने जो भ्रष्टाचार मिटाने की दिशा में चला था, उसमें उसी आंदोलन से एक रंगा सियार निकला। ये रंगा सियार कौन है दिल्ली का? सबका जाना माना है। इसका वाकई हम नाम भी लेंगे। यदि इस लिए नाम से उसको पीड़ा है तो थाने में जाए, कोर्ट में जाए, हम आएंगे जवाब देने के लिए। दिल्ली की जो तस्वीर बदल रही है, 10-12 सालों में दिल्ली की दुर्गति हुई है, यहाँ के निवासियों की। दिल्ली के निवासी सिर्फ वो निवासी नहीं जो अन्य राज्यों से यहाँ पढ़ने आए हैं, खाने कमाने आए हैं। दिल्ली के मूल निवासियों को इतनी भारी पीड़ा हुई है, उनकी समस्याओं, उनकी पीड़ाओं की सुनवाई नहीं हो पा रही है। उस रंगे सियार के ऐसे संगठन ने इतने रंगे सियार पैदा कर दी दिल्ली के हर क्षेत्र में। कोई भोला भाला, शरीफ, सच्चा दिल्ली, आम दिल्ली वासी अपनी पीड़ा किसको बताए, किस पे विश्वास करे? उसका विश्वास उठ गया। और यही रंगे सियार बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेता है, अपने पीछे फोटो लगाता है शहीद भगत सिंह का, अम्बेडकर साहब का, और संविधान की बड़ी बड़ी बातें करता है। ये रंगे सियार, ये रंगा सियार कौन है, इसकी सारी पोल खोलेगा आज आपका ये दोस्त संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ। क्योंकि आज हमें, हमारी खोज ने, मेरी पत्रकारिता की यात्रा में मुझे एक ऐसी खोज मिली, ऐसा व्यक्तित्व मिला है जो दावे से कहता है कि हाँ, ये रंगा सियार ये है, और उसका नाम ये है, और उसने राजनीति की आड़ में, सत्ता के सिंहासन में बैठ करके इसने क्या कार्य किया है, इसको जिम्मेदारी दी दिल्ली वासियों ने। ये हमेशा जिम्मेदारी छोड़ के भागा है। ये सब कैसे घटनाक्रम, ये 10 साल कैसे बीते, आइए परिचय कराते हैं, मिलवाते हैं उस शख्सियत से। हमारे राजधानी दिल्ली में वो शख्सियत, वो चेहरा, वो व्यक्तित्व जो अपने इस कार्यक्रम जिसका नाम है वी द पीपल में, हम राजधानी दिल्ली के अलावा अन्य प्रदेशों में, जो भारत के कोने कोने में, क्षेत्रों में, गांव में ऐसी पर्सनैलिटीज हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं जो समाज कल्याण में, देश के लिए आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं धरातल पे, जिनका कोई परिचय नहीं है, कोई गुणवान नहीं है। तो मैं आपका मित्र ऐसे ही व्यक्तित्व को ढूंढता हूं। तो हमारे सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं। खैर, इनका मैं परिचय क्या दूं, ये अपना परिचय खुद ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। जी डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्टार मैक्स टीवी न्यूज के मंच पर। सबसे पहला आपका परिचय। जी, मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार रायजादा है जी। एवं मैं वैसे पिछले 22 सालों से यूएसए के शिकागो सिटी में बच्चों का डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करता हूँ, मेडिकल डॉक्टर एज नियोनेटोलॉजिस्ट। 2002 में मैं यूएसए गया था एंड उसके बाद मैं अन्ना आंदोलन के समय भी वापस आया एंड आम आदमी पार्टी बनी तो भी मैंने 2-3 साल काम किया, ये सोच के कि व्यवस्था परिवर्तन होगा। लेकिन वो जो व्यवस्था परिवर्तन या भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का सपना था, वो सब एक छद्म था, एक सपना दिखाया गया झूठा, क्योंकि इनकी कोई मंशा नहीं थी, तो हमने तभी छोड़ दिया। उसके बाद मैंने 2019 में एक वेब सीरीज बनाई जिसका नाम, जी वेब सीरीज या डॉक्टर ड्रामा कहिएगा इसे, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, ये यूट्यूब पे देखी जा सकती है। इसमें अन्ना आंदोलन, जिसको आप आईएसी भी कहते हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, एवं आम आदमी पार्टी की अंदरूनी सच्चाइयां हैं इसमें। अच्छा। क्योंकि मैं एक व्यक्ति के रूप में अन्ना आंदोलन एवं आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, तो मेरे पास वो चीजों की सूचना थी जो मुझे लगता है कि जनता या आने वाले समय के जो अपने युवा लोग हैं उन तक जानी चाहिए। तो मुझे लगता है काफी रोचक ढंग से बनाई गई है, इसको देखें आपके दर्शक, काफी कुछ इससे उनको समझ में आएगा। अच्छा डॉक्टर मनीष जी, आप एक डॉक्टर रहे, यूएस में इतने साल आपने दिए हैं, फिर आप अचानक एक दिल्ली, राजधानी दिल्ली में घटना होती है भ्रष्टाचार आंदोलन के नाम पर, जी, और आप सीधा आते हैं, जुड़ते हैं अन्ना हजारे से, केजरीवाल जी से, सबसे जुड़ते हैं। ऐसा क्या हुआ कि आप उन सबसे रूठ गए, अलग हो गए? देखिए रूठने की बात नहीं है। क्या है कि जब एक आंदोलन खड़ा होता है तो आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के लिए खड़ा नहीं होता, वो पूरे समाज, क्षेत्र एवं देश के लिए होता है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आईएसी, आपने खुद कहा कि
एक दूसरा गांधी वहां पे आया, अन्ना हजारे। अच्छा, अन्ना हजारे भले ही नॉर्थ इंडिया में उतने वेल नोन न हो, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी एमबीबीएस महाराष्ट्र से की है, MGIMS महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम। मैं अन्ना जी के काम से काफी परिचित था शुरू से। विनोबा भावे के आश्रम भी मैं जाता था, पवनार आश्रम। विनोबा जी को तो हमने कभी देखा नहीं, लेकिन गांधी आश्रम हमारा जाना होता था। तो मैं इन चीजों से बड़ा इंप्रेस था। कहीं स्वतः इन चीजों ने मुझे इंप्रेस किया था कि एक आदर्श नागरिक के रूप में आप क्या क्या अपनी भूमिकाएं निभा सकते हैं। तो ये आपकी बात ठीक है कि जब मैं यूएस से चला गया, मैं वहाँ सेटल्ड हो गया एज ए डॉक्टर। मैं 2008 में मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी अपने मीज में, मतलब मैं हॉस्पिटल में एज ए बतौर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, नियोनेटोलॉजिस्ट, न्यूबॉर्न बेबीज के डॉक्टर में मैंने काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन तब भी लगता था कि चलो भ्रष्टाचार मुक्त पे हम भी आंदोलित हुए, हमें लगा कि चलो वास्तव में एक बदलने का मौका है देश को। फिर आम आदमी पार्टी ने व्यवस्था परिवर्तन की बातें कही, हाई कमांड कल्चर खत्म करेंगे, आंतरिक लोकपाल नियुक्त करके हम अपने पे अंकुश रखेंगे, एवं फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, चंदे की पारदर्शिता जैसे खूबसूरत एक सिद्धांत दिया गया कि जो पैसा चंदे के रूप में मिलेगा जनता से, उस पैसे का हिसाब किताब, एक एक पाई का हिसाब किताब हम जनता को दिखाएंगे। तो ये सब चीजें सोच के मुझे लगा कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी के जो मॉडल्स है, उतना विकसित वेस्टर्न डेमोक्रेसी वाला मॉडल हम अपने देश में भी लागू कर पाएंगे और लोकतंत्र अपना मजबूत होगा, अपनी राजनीति सुधरेगी। इस भावना से आए थे। लेकिन जब इन लोगों को मैंने बेईमानी करते शुरू से देखा, मैं समझ गया कि इन लोगों की ये वास्तव में उस कद्दावर और जो बातें बोली गई है उस लायक ही है नहीं, तो हमने तभी छोड़ दिया। अच्छा, ये तो राजनीतिक पृष्ठभूमि पे आप चले गए डॉक्टर साहब। मैं जब आपके कार्यालय में बैठा हूँ, मैं BLP पढ़ रहा हूँ, जिसका नाम है भारतीय लिबरल पार्टी। ऐसा क्या हुआ कि आपको अपनी पार्टी खड़ी करनी पड़ी? दिल्ली में तो पूरे भारत में इतनी सारी पार्टी हैं, यदि आपको राजनीति में आना था, किसी पार्टी से जुड़ जाते या अपनी आवाज को बुलंद कर सकते थे। अच्छे प्रश्न है आपका। देखिए, 2000 में एक व्यक्ति जो अमेरिका से अपनी जॉब छोड़ के आया, उसको वास्तव में पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करनी होती, पॉलिटिकल कैरियर बनाना होता तो मैं 2014-15 में बना लेता। हम तो वास्तव में एक एक्टिविस्ट दिल के लोग थे, एक्टिविज्म दिल में था, एक देश बदलने की ख्वाहिश, एक ड्रीम था कि हाँ यस, हम भी कर सकते हैं अपने देश बदलने के भूमिका में अपना थोड़ा बहुत योगदान। अब बात ये उठती है कि जब अन्ना का सपना पूरा नहीं हुआ, जन लोकपाल बिल नहीं मिला, उसके बाद ये सब दूषित होता गया सारा इनका जो कामकाज, तो लगा कि देश की डेमोक्रेसी के साथ तो एक मौका था वो खो दिया। अच्छा, अपने देश में जब भी यदि आपको वास्तव में एक ऐसा देश निर्माण, राम राज्य जिसकी आप परिकल्पना करते हैं, तो जब तक देश की राजनीति नहीं सुधरेगी, वास्तव में आपकी सड़कें कैसी हो, अस्पताल कैसे हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैसे हो, कानून कैसे हो, न्याय व्यवस्था कैसी हो, इन सब की भूमिका में इसके बैकग्राउंड में है कि आपकी पॉलिटिक्स कैसी, आपकी राजनीति, राज्य की नीति मीन्स राजनीति, सच ए ब्यूटीफुल वर्ड। तो ये सोच के मुझे लगा कि जब तक हम लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम नहीं करेंगे, तो मन कचोटता था कि इतना काम किया लेकिन कुछ सुधरा नहीं। तो हमें लगा कि राजनीति के माध्यम से ही देश में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, और उस आशय से हमने पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च किया। ये 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल नाम के व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है और देश की सबसे पहली बड़ी पार्टी कांग्रेस को हरा देता है। जी, ठीक है, क्या अरविंद केजरीवाल, अब तो खैर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या वाकई में ये दिल्ली को बदल पाए हैं? ये वाकई में मुख्यमंत्री के पद से न्याय कर पाए हैं? क्या आपको लगता है? पिछले 10 सालों में जो भी घटित हुआ, उसको हमारी वेब सीरीज है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जिसमें कैलाश खेर ने एक गीत गाया, झूठ बोल के छली गई तू, झूठ बोल के छली गई तू, दली गई तू, मली गई तू, झूठ का जिसने पीटा ढोल, बोल रे दिल्ली खोल दे उसकी पोल, झूठ का जिसने पीटा ढोल, खोल दे उसकी पोल, बोल रे दिल्ली बोल। अब इस वेब सीरीज में जिसका नाम है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, उसमें बॉलीवुड के एक बड़े सिंगर कैलाश खेर जी उन्होंने गाना गाया। यस, सैल्यूट है आपके जज्बे को, आपने अपने उस वास्तविकता को एक वेब सीरीज का नाम दिया। तो ये गाना सब कुछ व्यक्त करता है। आज का दिल्ली वासी, एक आम नागरिक जी, आम दिल्ली वासी आज वो वाकई परेशान है। किसको चुने, किस पे विश्वास करे, किस पार्टी पे विश्वास करे, क्या सोच के वो अपना मुख्यमंत्री नियुक्त करे? अब सबसे बड़ी विडंबना ये हो गई हमारी दिल्ली में। देखिए, बिल्कुल ठीक बोला आपने। वास्तव में सच्चाई की, जो सत्य की राजनीति करने का मौका मिला था, उस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने इतना धोखा दिया कि जिसको कहते हैं कि मोरल प्रोजेक्ट ऑफ आम आदमी पार्टी तो खत्म हो गया। अब क्या कि संशय की एक स्थिति पैदा हो गई है। लोग ठीक ढंग की बातें करने वाले लोगों पे भी संशय करते हैं, आशंका करते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस वक्त जो पॉलिटिक्स का अपना जो माहौल है, उसको अपन एक अंग्रेजी का शब्द है मैकियावेलियन पॉलिटिक्स। मैकियावेलियन पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि बस किसी न किसी प्रकार से, जैसे गांधी जी ने कहा था कि एंड्स आर मीन्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज द एंड। लेकिन अब ये इनका जो सबका जो राजनेताओं का फंडा है वो ये है कि बस एंड प्राप्त कर लिया जाए, गोल प्राप्त हो जाए, उसके मीन्स आवश्यक नहीं है कैसे भी हो। ये प्रकरण के माध्यम से कहते हैं सत्ता पे कब्जा करो, भ्रष्टाचार होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने देश में और दिल्ली में खासकर
कट कमीशन का जाल बिछा हुआ है। जो भी आप ये दुर्व्यवस्था देखते हैं दिल्ली में, सिविक एमिनिटीज की, सड़कें, अस्पताल, स्कूलों की हालत बदहाली जो है, प्रदूषण का मामला हो गया, मां यमुना का मुद्दा हो गया, सब जगह लोगों के काम काज नहीं होते, दफ्तरों के चक्कर लगाते रहो। जो भी लोगों के यहाँ परेशानियां है, कूड़ा करकट को देख लीजिए, सबके पीछे भ्रष्टाचार मूल कारण है, और इसके पीछे कि पॉलिटिक्स में कट कमीशन का जाल बिछाओ। तो आपका जो क्वेश्चन है कि किसको वोट दिया जाए, वास्तव में लोग हताश होके, एक जिसको कहते हैं कि रिवॉल्विंग डोर डेमोक्रेसी, कि लोग परेशान होके 5 साल भुगतने के बाद एक दूसरी इक्वली करप्ट पॉलिटिकल पार्टी को एक स्थान देते हैं, मौका देते हैं, सोचते हुए कि ये लोग अच्छा काम करेंगे, वो भी इनको निचोड़ देने लग जाते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मुनीश राय जादा से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय लिबरल पार्टी से। ये भी कभी आम व्यक्ति हुआ करते थे, और देखिए नियत ही ने, भाग्य की दुर्भाग्य की, इनको राजनीति के मंच पे लाके खड़ा करा। कुछ तो मजबूरी रही होंगी। डॉक्टर साहब, हम तो रिपोर्टर पत्रकार, हम धरातल सड़कों पर रहते हैं। जो आज हमने दिल्ली के युवाओं की स्थिति, मनोस्थिति और परिस्थिति देखी है, दिल्ली का युवा हो, चाहे बाहरी राज्य का किसी का युवा, यदि वो दिल्ली में आया है, या तो वो आत्महत्या कर रहा है, या किसी दुर्घटना का शिकार हो रहा है, बाहरी राज्य का बोला। और जो दिल्ली का युवा है, उसका तो भविष्य पता ही नहीं, उसके लिए कोई योजना ही नहीं है दिल्ली सरकार के पास। हमारी समझ में नहीं आता, अन्य राज्यों से जो माता पिता जो हैं, अपने बच्चों को दिल्ली किस लिए भेजते हैं? पढ़ने के लिए। और यहाँ पे जो दिल्ली का युवा है, मुझे बता दीजिए किसी युवा को भविष्य अच्छा बन गया हो इस 10-12 साल में, 15 साल में, 20 साल में? हमें तो अभी तक कोई ऐसा युवा नहीं मिला। दिल्ली का बोले मैं दिल्ली में पला बड़ा हूं और मेरा भविष्य बना है, मुझे दिल्ली सरकार की योजना का लाभ मिला है, आज मैं अधिकारी हूं या कर्मचारी हूं, ऐसा हमें अभी तक नहीं मिला। अब तो जो बाहरी दिल्ली के राज्य के अन्य छात्र हैं, उनका भी जनजीवन खतरे में है, डूब के मर रहे हैं। राजेंद्र नगर में घटना हुई है। देखिए क्या होता है कि जब राजा मस्त हो जाएगा तो प्रजा त्रस्त हो जाती है। अपने देश में और खासकर दिल्ली में जिस प्रकार का एक निकम्मा रंगा सियार जो सत्ता पे आ गया, लोगों को झूठ बोल के छद्म राजनीति करते हुए, लोगों को पर्सनल उसने अभी एक प्रकार से ये दिखाया कि मैं ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, एंड माँ की कसम खाई, बच्चों की कसम खाई, पत्नी की कसम खाई। वो व्यक्ति जैसे अब सत्ता लोलुपता इतनी हाई थी कि उसने काम काज छोड़ के, दिल्ली ने पिछले 10 सालों में कोई गवर्नेंस नहीं देखी, जीरो गवर्नेंस हुई है। उसके अलावा इसने दिल्ली को बेहाली पे छोड़ दिया। अपनी सत्ता लोलुपता की प्राप्ति के लिए ये इधर उधर दूसरे राज्यों में जाने लग गए, जबकि दिल्ली ने इनको मैंडेट दिया था कि आप दिल्ली में अच्छा प्रशासन दे ताकि लोगों का भला हो, विकास की राजनीति हो। लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज युवा हताश है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज कम है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी कम है। इसके अलावा आप ये देखिए ना, सड़कों पे हम जाते हैं, हम टैक्स पेयर सिटीजन, हम सब लोग, बिल्कुल। हम नागरिक इस देश के हैं, दिल्ली के नागरिक हैं, हम लोग टैक्सेस देते हैं, बड़ी शिद्दत कर टैक्सेस देते हैं। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? कूड़ा करकट, बदहाली, जल जमाव, ट्रैफिक, पोल्यूशन, एंड जो इकोसिस्टम डेवलप होना चाहिए दिल्ली में, यमुना के इर्द गिर्द पर्यटन स्थल, वो सब इन्होंने, यमुना माँ लिटरली डेड है, मतलब ऑक्सीजन लेवल है ही नहीं उसमें, डेड है वो, डेड। तो आप ये बताइए, इसके लिए इन नेताओं को और ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इन लोगों को सीधे जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन उनको अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको चिंता हो रही है संजीव जी, जैसे आपने वैसे प्रश्न पूछा, आप चिंतित है, मैं चिंतित हूँ, लेकिन ये जो कट कमीशन का जाल बिछा के लोगों को ट्रैप करके अपने घर भरते जा रहे हैं, उनको आज भी कोई दिक्कत नहीं है। शीश महल छोड़ना पड़ा, ना छोड़ना पड़े, अभी भी उसके लिए बुना जा रहा है। मतलब आप ये देखिए कि दिल्ली के एक्स सीएम कोई भी एंटाइटल्ड नहीं है, दिल्ली के एक्स सीएम के रूप में आप एलिजिबल नहीं है एक अपने मकान ऑफिशियल रेजिडेंस के लिए। मदन लाल खुराना अपने मकान में रहते थे, सीएम हटने के बाद शीला दीक्षित जी को देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अभी भी छद्म, मतलब ऐसा ऐसा कुछ कोशिश की जा रही है मीडिया में आके, भटकाव की राजनीति। तो ये लोग क्या देश का भविष्य संभालेंगे, बताइए। डॉक्टर राजादा जी, आपको लगता कि पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, जनता को भटका रहे हैं भावनाओं के धारा में लेकर के? ये अपने भावनाएं अलग होती है, कर्तव्य अलग होता है। अरविंद केजरीवाल को आप 3 या 4 टर्म्स में बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन कर सकते हैं: भ्रष्टाचारी, निकम्मा, इनसिंसियर एंड इनकॉम्पिटेंट, अक्षम एवं इनसिंसियर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलना एवं लोगों को दिशा भ्रमित करना, भटकाव ले आना, इनकी पॉलिटिक्स इसी पे टिकी है। दिल्ली में विकास का काम तो कुछ हुआ नहीं, और जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम किया वो तो सब गवर्नमेंट्स करती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना बड़ा देश के साथ अराजकता, अराजकता का इनका ऐसा एटीट्यूड है, इनके डीएनए में, कि हर चीज में द्वंद्व मचवाना। एलजी के साथ मिलकर काम नहीं किया इन्होंने पिछले 10 साल। जब आपको दिल्ली ने सीएम बनाया तो आपका फर्ज बनता है कि सेंटर के साथ मिलकर दिल्ली के विकास के लिए काम किया जाए। दिल्ली की जनता परेशान है, भारतीय लिबरल पार्टी ने ये बोला है
कि पहला काम सत्ता में आते ही दिल्ली के लिए क्या, दिल्ली का अगर विकास करना है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा। एंटी करप्शन कमीशन एसीसी, हमने बोला है कि दिल्ली में पहला जो अपनी घोषणा होगी एज ए गवर्नमेंट वो होगी एंटी करप्शन कमीशन का निर्माण। लोकायुक्त यहाँ डिफंक्ट है, एंटी करप्शन ब्यूरो थोड़े बहुत केसेस लेता है। एंटी करप्शन कमीशन बैठा के उसमें एक बहुत सिद्धस्त किसी व्यक्ति को लेके आएंगे जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो भ्रष्टाचार से लड़ने का और पॉलिसी की समझ, ये बना के जितने भी काम दिल्ली में नहीं हुए एंड जितने भी भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स है, सिविक कंप्लेंट, उन सब का निवारण उसके माध्यम से होगा एसीसी। एसीसी शाइनिंग स्टार होगा दिल्ली गवर्नमेंट का, एंटी करप्शन कमीशन, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। और फिर देखिए विकास की ऐसी लाइन लगा देंगे और सेंटर के साथ मिलकर काम करेंगे, जो भी गवर्नमेंट सत्ता में होगी सेंटर में कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, हमें दिल्ली के विकास के लिए कटिबद्ध है। एक प्रमुख सवाल आ रहा है जी, ये सवाल करना बहुत जरूरी है और ये सवाल हमने दिल्ली की परिवहन बसों में भी किया था। जी, दिल्ली की परिवहन बसों में कंडक्टर होता है, ड्राइवर होता है, जी बिल्कुल, एक तीसरा व्यक्ति होता है जिसे बोलता है मार्शल। यस सर, आजकल मार्शल की जिम्मेदारी दिल्ली होमगार्ड्स को दे दी गई है और हमारे संज्ञान में आए पिछले 6 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और मुख्यमंत्री जी हो सकता है 4 महीने से तिहाड़ में होंगे, 6 महीने से। इन होमगार्ड के परिवारों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही 6 महीने की, कैसे नहीं आएगा? कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा या एलजी साहब करेंगे? किसी को तो जिम्मेदारी होगी। फाइलें किसके पास अटकी रहती हैं? पिछले साल दिवाली 2023 दिवाली के मौके पे, दिवाली से जस्ट कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ी त्रासदी क्रिएट कर दी हो, ये बस मार्शल्स के लिए, उनको जॉब से हटा दिया गया, दिवाली का तोहफा टर्मिनेट कर दिया गया उनको। अच्छा, नंबर वन, ये एक साल से सड़कों पे हैं होम गार्ड्स जो आपके दिल्ली के मार्शल्स, और मैं वहां कहीं पर गया भी हूँ। आप दिल्ली के जो भी टेम्परेरी एम्प्लॉयज हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज जो नहीं है, अस्थायी कर्मचारी, वो चाहे आप टीचिंग डिपार्टमेंट में देख लीजिए यानी गेस्ट टीचर्स, डीटीसी या परिवहन महकमे में देख लीजिए या आप अस्पतालों में देखिए, जो भी टेम्परेरी एम्प्लॉयज है, पैरा मेडिकल वर्कर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स को पैसे नहीं मिलते 6-6 महीने। डीटीसी में क्या आप यकीन करेंगे संजय जी, क्या आप यकीन करेंगे कि डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी पेंशन रोक दी गई थी, इतना उनको सड़कों पे आना पड़ा, ये कुछ महीने पहले की बात है। गेस्ट टीचर्स की जो समस्या 10 साल पहले थी वो आज यथावत बनी हुई है, जबकि हैप्पीनेस इंडेक्स, स्माइलिंग इंडेक्स लगा दिया दिल्ली गवर्नमेंट का। जो मुख्यमंत्री वो एजुकेशन मिनिस्टर थे जो खुद जेल में बैठे थे अभी तक, मनीष सिसोदिया, वो जाके हैप्पीनेस इंडेक्स चला रहे हैं। जब टीचर आपका परेशान होगा, जब टीचर के बच्चे और परिवार के बारे में उसको चिंता होगी, तो क्या बच्चों को पढ़ाएगा? इस किस्म की ये स्यूडो पॉलिटिक्स इन्होंने किया, अफरा तफरी की राजनीति, अराजकता की, झूठ की राजनीति इन्होंने की पिछले 10 साल में। अगर देखिए जो चुना हुआ नेता होता है ना, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे वो चुना हुआ सीएम या पीएम हो, पहला फर्ज है चुने हुए प्रतिनिधि का कि संविधान की रक्षा एवं लोगों की समस्याओं को निवारण करने की कोशिश। हो सकता है सभी समस्याओं का समाधान न कर सके, कोई बड़ी बात नहीं है, हम समझते हैं सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन आपकी संवेदना, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ऑनेस्टी दिख जाती है कि आप वास्तव में कितने सिंसियरली काम करना चाहते हैं। दिल्ली की जनता एक ऐसे छछुंदर और ऐसे कैमेलियन, एक मतलब गिरगिट के चक्कर में फंस गई है जिसने पिछले 10 सालों में तबाही का रास्ता बना दिया दिल्ली के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम पिछले जितने सालों से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, दिल्ली सरकार के जितने मंत्री हैं, जितने विधायक, जी, मैंने सबसे सब कहा, लिख करके भेजा कि कृपया आपने कोई कार्य किया उसका रिपोर्ट कार्ड तो दीजिए जनता को। अब उदाहरण के लिए लेते एक छोटा सा विभाग, दिल्ली महिला आयोग। यस, हमने कहा ये दिल्ली महिला आयोग है, हम देखना चाहते हैं आपने दिल्ली की कितनी महिलाओं की पीड़ाओं का समाधान क्या है, कितनी महिलाओं का कल्याण किया है, क्या आपके पास कोई रिपोर्ट कार्ड है, कोई लेखा जोखा है, हिसाब है? उसका कोई जवाब नहीं है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं। शाइनिंग स्टार्स, स्वास्थ्य मंत्री जेल में है सत्येंद्र जैन, दिल्ली का मुख्यमंत्री जो थे वो जेल में 6 महीने तिहाड़ जेल में कैद काट के बेल पे आए हुए हैं। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री होते हुए भी शराब मंत्री बन गए थे, शराब घोटाला उन्हीं की देन है, 18 महीने वो जेल में थे, अभी बेल पे हैं। डीसीडब्ल्यू दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल ने अपने उस वक्त मुख्यमंत्री आवास पे पिटवाया। अच्छा, इनके कई मंत्रियों पे आरोप है। प्रकाश जायसवाल देख लीजिए, प्रकाश जायसवाल को लगभग सजा होने वाली है अभी कुछ दिनों में, मारकाट, वायलेंस, हत्या के आरोप है। अभी कल ही मतलब आज सुबह की न्यूज है, आज 26 सितंबर है 2024, मॉडल टाउन के जो एमएलए हैं अखिलेश पति त्रिपाठी, उन्होंने दिल्ली जेल रोड के एम्प्लॉइज को जाके पीट दिया, पीट दिया, मारपीट हुई, दबंगई। वो साथी जो उनके कहते हैं एमएलए के साथ जो उसके चमचे चपाटे थे उन्होंने पीट दिया, तो एफआईआर लॉज हो चुकी है। अच्छा, आप ये देखिए कि दिल्ली के जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी सरकार की आपने वो देखना हो ना उनकी लोक वेलफेयर यानी लोक कल्याण की उनकी जो कितनी भावना वो दिखती है लोक कल्याण समाज विभाग से, यानी कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में पिछले 10 सालों में इनके 3 मिनिस्टर बनाए गए थे, संदीप कुमार,
फिर राजकुमार आनंद और फिर राजेंद्र पाल गौतम। हाँ। तीनों आज इस पार्टी में ही नहीं है, तीनों इस पार्टी में नहीं है इस वक्त। मंत्री पद पे नहीं, मंत्री पद के अलावा पार्टी भी छोड़ चुके हैं वो। पार्टी में राजकुमार आनंद का तो पता उन्होंने छोड़ दिया। अभी राजेंद्र पाल गौतम का नहीं पता, शायद उसका वो सीमापुरी के फिलहाल सीमापुरी से विधायक है, उन्होंने 10 दिन 12 दिन पहले पार्टी छोड़ के अच्छा कांग्रेस को ज्वाइन किया। अच्छा ये इनकी सेंसिटिविटी दिखाता है। अच्छा, उसके अलावा जो दलित वेलफेयर के लिए इनकी बात सुनिए, शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान आप जानते हैं, जितना भी आपका दिल्ली का बजट है उसका जो भी अनुपात शेड्यूल्ड कास्ट का बनता है, दिल्ली में 17% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड कास्ट की, 17% बजट आपको शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको खर्च करना पड़ेगा दलित समाज पे, उनके वेलफेयर के लिए। ये खर्चा पिछले 10 सालों में किया ही नहीं गया। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो संजीदगी है, जो इनकी सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स गवर्नेंस, वो क्या मूल्य रखती है। अच्छा डॉक्टर मनीष राजत, हमारी वार्ता सही दिशा में अब आई है। जब तक उस समाज की हम चर्चा ना करें, उसके हम हित की बात ना करें, दलित समाज, अभी तक पूरे हमारे भारतवर्ष में दलित समाज को मोहरा बनाया गया, उसके नाम पे सत्ताएं, सिंहासन, राजनीति की गई। और आपकी पहली पार्टी है जिसने सीधा खुलेआम घोषणा की है कि हमें दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री दलित चाहिए। ऐसा क्या कारण? देखिए, मैं पिछले 22-23 सालों से अमेरिका में हूँ। अच्छा, मैंने वहां भी सोशल जस्टिस की लड़ाई देखी। अमेरिका में आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वहां पे इक्वालिटी के अलावा कोई बात होती होगी, बिकॉज अमेरिका की तो फाउंडेशन प्रिंसिपल यही है कि इक्वालिटी, लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम। लेकिन मार्टिन लूथर किंग को भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी सिविल सोसाइटी के माध्यम से। एंड वहां पे जो सिविल जो मूवमेंट चला 1963-64 में जाके ब्लैक्स को काफी राइट्स मिले। और आज भी वहां पे अमेरिका में भेदभाव, रेसिज्म, नस्लवाद काफी ज्वलन, काफी मतलब वहां पे देखने को मिलता है। अपने देश में देखिए आप, जाति धर्म के नाम पे हमने लोगों को डिवाइड किया हुआ है। एक उच्च वर्ग है, एक निम्न वर्ग है। क्यों भाई? आप कौन है अपने आप को उच्च वर्ग बोलने वाला, और आप कौन है कि किसी को कहने वाले कि आप निम्न वर्ग के? ये तो ह्यूमैनिटी भी नहीं है, मानवतावाद भी नहीं है, और हिंदू धर्म तो कम से कम नहीं सिखाता। लेकिन तब भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो हमने कहा कि सोशल जस्टिस की लड़ाई को हम तो आगे बढ़ाएंगे। हम भले ही किसी भी समाज के हों, किसी भी जाति से हों, हम जाति प्रथा से लड़ेंगे। और उसके लिए हमने सोशल जस्टिस के माध्यम से ये कहा कि दिल्ली को पहला दलित मुख्यमंत्री थे, जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी। तो उसके तहत हमने ये कहा कि दिल्ली को पहला दलित मुख्यमंत्री बनने का जो मौका है वो भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से जनता को मिलेगा। इस बार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, एब्सोल्युटली। और एक कैपेबल व्यक्ति को लेके आएंगे, ये नहीं कि सिंबॉलिक लड़ाई है। दलित मुख्यमंत्री बना के दलित समाज के लोक कल्याण के लिए कटिबद्धता को आगे बढ़ाएंगे। शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान के तहत जो बजट, एलोकेटेड बजट 17%, वो उसको भी बड़ी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ दलित समाज के वेलफेयर के लिए करेंगे। लेकिन सबका विकास करेंगे दिल्ली में। लेकिन जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो शोषित किया गया है, उसके साथ खड़ा होना आपका पहला फर्ज बनता है। और ये इसलिए हमने ये अपनी लड़ाई में इसको सम्मिलित। अच्छी बात है कि दिल्ली का कोई दलित मुख्यमंत्री भी हो, जी, होना भी चाहिए, एब्सोल्युटली। अब कुछ लोग हैं समाज में जी, दलित मुख्यमंत्री हो गए तो पता नहीं न्याय कर पाएगा नहीं कर पाएगा। क्यों? ऐसी कोई बात नहीं, डाउट करने की क्या आवश्यकता है। कुछ लोग हैं जो डरते हैं। उनको उनको उनकी आशंका मुझे लगता है कि इसलिए निर्मूल है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद दलित व्यक्ति केपेबल नहीं हो सकता, या उसको लगता है कि वो शायद अपनी जाति के लिए अपने उसके लिए काम करेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अपने जो टैलेंट, ह्यूमन टैलेंट, वो सभी किस्म के मानवों में पाया जाता है, कि सभी किस्म की जातियों में, सब किस्म के रेसेस में, एथनिसिटीज में पाया जाता है। अवसर मिलना जरूरी है, अवसर मिलना आवश्यक है, और एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। अवसर मिलना बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी समाज से हो, एक बार अवसर मिलना बहुत जरूरी है। ये हमारा भारत का संविधान कहता है संप्रभुता, समरसता हम भारतीयों की पहचान है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अपने पार्टी खड़ी करी है, अपनी लड़ रहे हैं जंग, कैसे जीत पाएंगे रंगे सियारों से आप? बात आपकी बिल्कुल ठीक है। डॉन्टिंग टास्क बोलते हैं जैसे, वेरी चैलेंजिंग जॉब। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जो शार्क या गैंग से कम नहीं, वो एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स बनी हुई है, उनके खिलाफ खड़े होकर अपनी सच्चाई की लड़ाई की राजनीति करना, ये अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। आपको कई किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जनता बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। क्योंकि हम सत्य की, राजनीति की बातें करते हुए जनता के बीच में जाते हैं। डेली कैंपेन चलता है अपना, दिल्ली के कई कोनों तक हम पहुंच चुके हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं, एंड काफ़ी अच्छे प्रोग्रेशन हो रहा है अपनी चीज़ का। मुझे विश्वास है कि जनता इसमें पूरा सपोर्ट करेगी। आने वाले चुनावों में दिल्ली में 2025 फरवरी में चुनाव होंगे, असेंबली इलेक्शंस,
जनता से अपील है कि वो तन मन धन से हमारी मदद करे, ताकि, और मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा उसमें। अच्छा जी, मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अपना ऑफिस इस वक्त जहाँ पे है, ये करोल बाग विधानसभा है, रिजर्व सीट है, मैं यहाँ पे एलिजिबल भी नहीं हूँ और मुझे चुनाव नहीं लड़ना। मैं चाहता हूँ कि जो विजन हमने बनाई है भारतीय लिबरल पार्टी की देश की जनता के लिए, दिल्ली के लिए, उसको उस पर फोकस करके काम को आगे बढ़ाएं। 70 सीटों पर ईमानदार, अच्छे, केपेबल लोगों को चुनाव में उतारा जाएगा। आपकी सपोर्ट के बिना ये ध्येय पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए भारतीय लिबरल पार्टी को सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल, ये बात मैं डॉक्टर मुनीश रायजादा की बात से मैं सहमत हूँ, इनके विचार से मैं सहमत हूँ कि योग्य व्यक्ति को समाज के बीच में प्रतिनिधि के रूप में अवसर देना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज से, लेकिन वो योग्य होना चाहिए, उसमें क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि उसे पूरे समाज का, पूरी दिल्ली का, खासकर अपनी विधानसभा का प्रतिनिधि करना है। बदलाव लेके आएंगे, सब मिलकर करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अपनी चालू रहेगी। अब की बार बीएलपी के माध्यम से लोक कल्याण एवं जन कल्याण के साथ। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, अब इनका क्या भविष्य है? लग रहा है कोई इनका भविष्य कुछ है? इनकी नैतिकता तो 2015 में खत्म, डेड हो चुकी थी, सब देख चुके हैं। जो इन्होंने एक जामा पहना हुआ तो वो सब उतर चुका है। दिल्ली में जो त्राही त्राही मची पड़ी है, वो सेल्फ इज अ कमेंट्री कि वो कितने केपेबल है, सीधी सी बात। तो ये हमारी और डॉक्टर मुनीश रायजादा की वार्ता थी, और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। निर्णय आपको लेना है। ये हमारी दिल्ली है, और दिल्ली, राजधानी दिल्ली है, जो भारत का हृदय है, दिल है। इसको सुरक्षित और स्वच्छ बनाना है, क्योंकि राजधानी दिल्ली के चार द्वार सबके लिए खुले हैं, चाहे युवा दिल्ली का हो, चाहे अन्य किसी राज्य का, वो यहाँ सुरक्षित हो, उसको यहाँ पे सुंदर भविष्य मिले और समाज में खड़ा हो सके, डॉक्टर मुनीश रायजादा की तरह। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलकर बहुत अच्छी लगी। आप बनिए, इनसे जुड़िए, इनके कार्यालय में आइए, इनसे वार्ता कीजिए और वास्तविकता को समझिए, उसके बाद ही दिल्ली का भविष्य निर्धारित कीजिए। धन्यवाद।